यूजुअल MCQs थे। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ स्पेसक्राफ्ट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर while it is passing through a medium is called dispersion. The conversion of ferrous sulfate into ferric sulfate is dash reaction. It is oxidation reaction. Lithium dash and potassium K is a Dobenian triad. So lithium, sodium and potassium are Dobenian triads. Next question, true or false? The refractive index depends upon the velocity of light in medium. Of course true. Correlation, torch, concave lens, camera, convex. Find the odd man out, zinc, iron, phosphorus, sodium, phosphorus. Draw the structural formula of C3H8. C3H8 ये हो गया structural formula. Next, fifth वाला, which satellite is used in educational field amongst INSET and GSAT service which is EduSat. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव रीजंस एनी 2, कोई 2 करना था, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस अवेलेबल है. स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग एट नाइट. तो यहाँ पे हम लोग को रीज़न लिखना था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से स्टार्स क्या हो रहे हैं, ट्विंकल करे. एक मैं इसका मतलब इसके जैसा इसमें क्या आंसर लिख सकते हो वो बता देती हूँ मैं. सो ये एक ऐसा आंसर लिखना है, ठीक है. ये एक ऐसा मतलब इसको देख के आंसर लिखना है. ये सारे पॉइंट्स कवर अप होने चाहिए ये क्वेश्चन में कि स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग एट नाइट. तो रीज़न देना हम लोग को कि व्हेन स्टारलाइट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज refraction continuously in the medium with gradually changing refractive index. The bending of starlight occurs towards normal as it passes from optical rarer part to medium to ऑप्टिकली डेंसर पार्ट, देयरफॉर ये रिफ्रैक्ट हो रहा है. तो इसके जैसा आंसर लिखना है, ठीक है. ये क्वेश्चन था एक्सप्लेन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो उसमें ये पैराग्राफ था, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन था, लेकिन हम लोग को सिर्फ इसका रीज़न लिखना था. तो इतने में रीज़न आ रहा है, ऐसा आंसर लिखना है. ज़रूरी नहीं है यही आंसर लिखोगे, इसके जैसा आंसर लिखना है. जिससे पढ़ रहे हो उसमें ऐसा कुछ आंसर है तो वो लिखोगे तो भी चलेगा. बस मेन पॉइंट कवर होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से, क्योंकि वो बेंड होता है टूवर्ड्स नॉर्मल ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर पार्ट में जाने के टाइम, इस वजह से वो रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है. और इस वजह से क्या होता है, स्टार्स ट्विंकल होते हैं, ठीक है. ऐसा शो कर सकते हैं. सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज फॉर वॉच रिपेयर्स. ये टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है. ये आंसर थोड़ा सा इलाबोरेटेड फॉर्म में, लेकिन मैंने जैसे बोला कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, जो एक्चुअल पॉइंट है वो होना चाहिए, ठीक है. ज़रूरी नहीं कि सेम आंसर लिखना है. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन अ फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप, इट्स लार्जर एंड इरेक्ट ऑब्जेक्ट इज obtained on the same side of the lens as that of the object. By adjusting the distance between the object and the lens, the image can be obtained at the minimum distance of distinct vision. Thus, a watch repairer can see minute parts of the watch more clearly than that of aid of a magnifying glass, a simple microscope, than with a naked eye without any stress. Hence, आंसर, ठीक है. यहाँ पे मेनली यही बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस एक मैग्नीफाइंग ग्लास या एक सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस होता है, उससे लार्जर और इरेक्ट इमेज ऑब्टेन हो सकता है. ये मेन पॉइंट था, ये बताना. नेक्स्ट, उसको ऑब्टेन करने से, उसको यूज़ करने से हम लोग को एक प्रॉपर इमेज मिल सकता है, छोटे छोटे चीज़ों का भी, माइन्यूट पार्ट्स का भी हम लोग को क्लियरली मैग्नीफाइड इमेज दिखेगा, जिस वजह से वो ईजियर हो जाता है देन विद आर नेक्ड है. इतना ही था आंसर में, ये पॉइंट्स कवर अप करना ज़रूरी था ये आंसर में, ठीक है. बाकी कुछ एडिशनल लिखना है तुम लोग की मर्जी. नेक्स्ट था, द कॉपर वेसल्स टर्न ग्रीनिश एंड सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैकिश व्हेन केप्ट ओपन इन लॉन्ग टाइम. यहाँ पे मेरे पास इसके रिलेटेड एक आंसर है. देखो क्या पूछा था हम लोग का कि कॉपर ऑक्साइड ग्रीनिश, कॉपर को अगर बाहर रखा जाए तो वो ग्रीनिश हो जाता है और सिल्वर ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो यहाँ पे वही लिखा है, कॉपर ऑक्सीडाइज. देखो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि कॉपर क्यों ऑक्सीडाइज होता है, वो मेन पॉइंट है, ठीक है. कॉपर ग्रीनिश या करोड होगा तभी वो ग्रीन कलर का होगा, ठीक है. यही पूछा है. तो कॉपर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ब्लैक कलर्ड लेयर ऑन कॉपर ऑक्साइड. व्हेन कॉपर ऑक्सीडाइज, देखो यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है. व्हेन कॉपर ऑक्साइड combines with carbon dioxide from air, copper loses its luster due to formation of greenish layer of copper. ये देखो रीज़न हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा. रीज़न क्या था, मेन रीज़न हम लोग को ये लिखना था कि जब कॉपर ऑक्साइड कंबाइन होता है विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, तब कॉपर अपना लस्टर खो देता है, जिस वजह से उसके ऊपर ग्रीनिश लेयर आ जाती है. सेम सिल्वर के लिए भी देखो, on exposure or to air, silver vessels turn blackish after some time. This is because of the layer of the silver sulfide formed by the reaction of silver. क्यों ये जो सिल्वर सल्फाइड का लेयर आ रहा है, क्यों आ रहा है वो लेयर इस वजह से आ रहा है क्योंकि सिल्वर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन एयर, ठीक है. ये दोनों ही पॉइंट, ये पूरा लिखना है और ऑफ कोर्स ये पॉइंट में ये तो होना ही चाहिए. बाकी इसके साथ कुछ एडिशन लिखना है तो लिख सकते हो. मैं फिर से बोल रही हूँ, ये आंसर सिर्फ तुम लोग के लिए एक एग्जाम्पल है कि इसके जैसे लिख सकते हो. इसके बेटर आंसर है, तुम लोग के पास ये पॉइंट्स उसमें कवर अप हो रहे तो भी चलेगा, यही आंसर लिखना ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट है,
एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड ऑफ ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लानट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लानट। ये टेक्सुअल सम है, ये फर्स्ट चैप्टर का टेक्सुअल सम है। हम लोग को यू दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड्स 5 मीटर, सॉरी हाँ, टाइम 5 सेकेंड्स और जी फाइंड करने बोले। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो टेक्सुअल क्वेश्चंस ही थे, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये लाइमस्टोन है, और नेक्स्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हीट, ठीक है। तो राइट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिखना है तो Ca + CO2 गिव्स आउट CO3, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। यूजिंग द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड ऑल्सो गिव द नेम्स ऑफ ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्या बोला है, राइट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखना हम लोग को टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 पे क्लियरली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे ब्लॉक्स का मेंशन करना है, क्या कितने ब्लॉक है, कि पहला है S ब्लॉक, D ब्लॉक, फिर है P ब्लॉक, फिर F ब्लॉक, ठीक है। S ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं, D ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं, कहाँ से कितने ग्रुप्स होते हैं वो मेंशन करना है। मेंशन करना है कि S ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 1 and 2 ग्रुप, D ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 3 and ends at 12, या P ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 13 to 18 ग्रुप्स, एंड F ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ लैथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, ठीक है। ये सब मेंशन करना है, यहाँ पे वही पूछा है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करेंट। तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो कि डायरेक्ट करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, वेरेस अल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस इस डायरेक्शन पीरियोडिकली विद टाइम। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, इट कैन नॉट बी यूज फॉर लार्ज स्केल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्ड पर्पज, यूज ओनली फॉर, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐड हो गए कि पहला कि इट कैन नॉट बी यूज फॉर लार्ज स्केल, ठीक है। लार्ज स्केल के लिए डायरेक्ट करंट को यूज़ नहीं कर सकते, जबकि लार्ज स्केल के लिए इसके अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ किया जाता है। हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए डायरेक्ट करंट यूज़ होता है, जबकि हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए अल्टरनेटिंग करंट यूज़ नहीं होता है। ऐसे लिख सकते हो, इसका 3 पॉइंट्स बना के, तुम लोग की मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट इट्स SI यूनिट। इसका SI यूनिट होगा जूल पर kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आंसर है यहाँ पे वही जिन्होंने डाइजेस्शन नहीं पढ़ा है, ये नवनीत का डाइजेस्ट है, बट जिसने डाइजेस्शन नहीं पढ़ा है, जो टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, टेक्स्ट बुक का भी लिखा तो भी आंसर राइट ही है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डिफाइन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्या बोला, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 NE5 है, ये वाला टेक्सुअल सम ही है कि एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर, तुम लोग कर सकते हो। एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282, ये कौन सा एलिमेंट है पहले पूछा है, वो हो जाएगा मैग्नीशियम। ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ये ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, ये पीरियड 3 में बिलोंग करता है, ठीक है। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है वो बताना, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन, 2 NaOH था प्लस H2SO4 था, गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2O। इसको बैलेंस करना तो यहाँ पे मैंने 2 यहाँ पे 2 डाल दिया तो हो गया बैलेंस इक्वेशन। फ्रॉम द गिवन इक्वेशन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, यहाँ पे H2 रिड्यूसिंग एजेंट है, CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी टेक्सचुअल सम में ये भी कर सकते हो तुम लोग। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ये टेक्स्ट बुक का सम है, सॉरी टेक्स्ट बुक में इसका डायग्राम है। यहाँ पे देखो ग्लास प्रिज्म से जब लाइट जब लाइट डिस्पर्स होता है, वाइट लाइट जब डिस्पर्स होता है तब ग्लास प्रिज्म से क्या होता है, ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चंस भी पूछे गए कि विच कलर्ड रे इज लीस्ट डिविएटेड कौन सा था, रेड। यहाँ पे आंसर है, टेक्स्ट बुक में ही रीड कर सकते हो। विच कलर्ड रे इज मोस्ट डिविएटेड, इसका आंसर हो जाएगा वायलेट। यहाँ पे यही टेबल टेक्स्ट बुक का ही टेबल है कि एट फोकस 2 पोजिशन ऑफ द इमेज, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, साइज ये तो दिया हुआ था, एट 2f1 एट 2f2 सेम साइज होगा इमेज का, और इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O हो जाएगा तो सेम साइड उसका पोजीशन होगा इमेज का, वेरी लार्ज, और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 7th, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस, ये 3 मार्क्स वाले। राइट द एनोड रिएक्शन, तो टेक्स्ट बुक का ही ये डायग्राम है, टेक्स्ट बुक मेटलर्जी चैप्टर में ये डायग्राम अवेलेबल है, वहाँ पे तुम लोग को एनोड रिएक्शन दिख जाएगा। 2O2
प्लस गिव्स आउट O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कैथोड रिएक्शन हो गया। फिर वहीं पे लिखा भी है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिक्सिंग क्रायोलाइट एंड फ्लर्सपर। तो एल्यूमिनियम के साथ क्रायोलाइट और फ्लर्सपर को क्यों मिलाया जाता है? टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। ये वहाँ पे है, जब टेक्स्ट बुक निकालोगे मेटलर्जी में ये डायग्राम है, वहाँ पे देख सकते हो, तुम लोग को रीड करोगे तो मिल जाएगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? प्रिंसिपल क्या है? एवरी रिएक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यही प्रिंसिपल है, जितना फोर्सली जितना जो रिएक्शन होगा उसका ही इक्वल अपोजिट रिएक्शन आएगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी रूट 2 gm/r। राइट द लॉन्ग फॉर्म of ISRO, which is Indian Space Research Organization। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का, एनी वन करना है। ऑब्जर्व द डायग्राम, ये भी टेक्सचुअल डायग्राम है। विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन शोन इन द अबव फिगर? कौन सा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो हो रहा है? तो ये शो कर रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चाहिए तो मैं इसका पेज नंबर भी बता देती हूँ टेक्स्ट बुक का। देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 पे भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर नहीं मिलेगा, इसका आंसर मिलने के लिए हम लोग को ये डायग्राम को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो विच इफेक्ट, पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो हो रहा है। व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इज इंक्रीज? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो मैग्नेटिक नीडल पे क्या इफेक्ट करेगा? जितना नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे उतना ही मैग्नेटिक नीडल क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा, उतना ही मैग्नेटिक नीडल इधर उधर हिलेगा। उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन इन द नीडल। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक नीडल इज इंक्रीज। अब जो कंडक्टर है और मैग्नेटिक नीडल, कंडक्टर और मैग्नेटिक नीडल मतलब कंडक्टर और मैग्नेटिक नीडल का डिस्टेंस क्या करे? इंक्रीज करे, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, सिंपल। इफ़ द एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स आर इंटरचेंज, अगर इलेक्ट्रिक सेल्स के थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा यहाँ पे फॉन्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये एंड्स है। इफ़ द एंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल आर इंटरचेंज, ठीक है, आर इंटरचेंज, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक नीडल? मैग्नेटिक नीडल पे क्या इफेक्ट होगा? अब जो जहाँ पे था वहीं पे, बट क्या सिर्फ सेल्स के एंड को इंटरचेंज कर दिया, तो अब मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगा ही। मैग्नेटिक नीडल तो चेंज होगा, बस वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट इन अपोजिट। ये आंसर्स वही दे पाएगा जिसको ये एक्सपेरिमेंट समझा होगा। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करी आंसर्स, क्योंकि ये मैं सिर्फ आंसर्स बता रही, ठीक है। जिसको ये डायग्राम समझा होगा उसको ये आंसर्स आएंगे, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड रही है क्वेश्चन आंसर्स। राइट द नेम्स ऑफ 2 इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक जनरेटर लिख सकते हो, और भी बहुत सारे नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग। राइट ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। और डिफाइन होमोलोगस सीरीज डिफाइन करने बोला है, वो बताती हूँ मैं। ये IUPAC नेम बता दूँ, CH3 CH2 COH, ये इसको प्रोपेन बोलते हैं। ये प्रोपेन 2 ऑल है, और CH3 CO CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन। ये IUPAC नेम है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन दे दूँ मैं, तो द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इन कार्बन कंपाउंड्स इज डिफरेंट, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी मच सिमिलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप इन देम। दिस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन प्लेस ऑफ ए पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम ऑन द chains having sequentially increasing length is called homologous series, ठीक है। ये इतना बड़ा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, कोई शॉर्ट में डेफिनेशन है अवेलेबल या टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन लिखा तो भी चलेगा। ये था हम लोग का साइंस पेपर जुलाई 2020 का, ठीक है।